हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं तारों की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो कुछ मोटिवेशन लाइन चेक कर लेते हैं। जैसे कहते हैं कि दूसरों की बुराई उसी से कहो, यानी जिसकी बुराई उसी से कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना उसी को होता है, दूसरों की नहीं। सीधी सीधी बात कि जिस बंदे से कोई गलती हुई है उसकी गलती केवल उसी से बोलो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना उसी बंदे को होता है, दूसरे वालों के नहीं। लेकिन हमारे समाज में ऐसा होता है कि गलतियाँ जिससे हुई उसको पता ही नहीं चल पाता है कि हाँ हमने क्या गलती किया, बजाय पूरे समाज में पता चल जाता है कि हमसे क्या गलती हुई थी जिसको हमारी इतने दूर तक फैला दिए गए। बस एक छोटा सा लाइन था। इसके आगे हम आज जानते हैं कि यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत और तारों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम जान लिए। आज जानेंगे इस सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो सीधी सीधी जानेंगे हम लोग कि आज सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। हाँ, तो आज जानेंगे हम लोग ब्रह्मांड सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। यानी सौरमंडल जो हमारा है इसकी उत्पत्ति सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी ये हम जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सौरमंडल की उत्पत्ति से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा सौरमंडल क्या होता है। यानी सौरमंडल की उत्पत्ति को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है, तभी तो उसकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन कर पाएंगे। तो सौरमंडल सूर्य तथा सूर्य के साथ साथ सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, या अन्य आकाशीय पिंड, अन्य आकाशीय
जो पिंड होते हैं इन सबके संग्रह को, इन सबके संग्रह यानी सम्मिलित रूप को बोलते हैं हम सौरमंडल। यानी सूर्य तथा उसके आसपास परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि आकाशीय पिंडों के समूह को यानी उसके संग्रह को बोलते हैं यानी इसके संग्रह को ही हम बोलते हैं सौरमंडल। तो इस सौरमंडल में सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और आकाशीय पिंड सभी आ जाएंगे। तो हम जानेंगे इस सौरमंडल की उत्पत्ति अब कैसे हुई। तो जैसा कि बहुत से वैज्ञानिक कहते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य के टूटने से हुई है, यानी सूर्य के तत्व गोले से टूटने से हुई है। ये बात कहना कुछ हद तक सही है, लेकिन ये भी मानना उचित नहीं है कि सूर्य की उत्पत्ति सूर्य से मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति यानी ये सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। तो इसके संबंध में बहुत से लोगों का मतभेद है कि आखिर ये पृथ्वी बनी कहाँ से, ये सौरमंडल का निर्माण हुआ कहाँ से। ये तो थोड़ा पता चला कि ब्रह्मांड जो विस्फोट के कारण हुआ, लेकिन उसमें भी आया ये सौरमंडल का निर्माण हमारा कहाँ से हुआ। तो कुछ न कुछ सौरमंडल के निर्माण का भी रिलेशन वैसे ही हुआ है जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत मिला था। तो इसके संबंध में बहुत से वैज्ञानिक थे, यानी सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रकार के सिद्धांत हमको मिलते हैं, जिसमें एक कहलाता है मोनोस्टार थ्योरी। मोनोस्टार थ्योरी को पूरा नहीं लिख के बस टी कह देते हैं। मोनोस्टार थ्योरी यानी एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत। दूसरा हमको मिला था डुअल स्टार थ्योरी, यानी इसमें क्या होते थे, 2 तारे होते थे। थर्ड होता है डबल स्टार थ्योरी। ये होता है द्वितारक सिद्धांत। द्वितारक सिद्धांत। डुअल स्टार थ्योरी भी होता है, लेकिन ये स्पष्ट 2 तारे नहीं होते हैं। इसका नाम होता है डुअल स्टार थ्योरी। थर्ड होता है डबल स्टार थ्योरी। और फर्स्ट हम जिसको देखते हैं कि मोनो स्टार थ्योरी, यानी हाँ तो दोस्तों आज जानेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ। ये सौरमंडल में पृथ्वी यानी पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह ये सब आए कैसे, इनका निर्माण कैसे हुआ। तो सूर्य क्या होता है, सूर्य के विभिन्न गुण क्या होते हैं, सूर्य में इतना दहकता हुआ आग कहाँ से आया और सूर्य के विभिन्न स्वरूप कैसे बने, सूर्य में इतना ज्वलनशीलता क्यों होता है, सूर्य हमेशा ईंधन क्यों खत्म नहीं होता। आज इन सब के या राज के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी आज इन सब का पोस्टमार्टम करके जानेंगे कि सूर्य, आखिर सूर्य में ऐसा क्या गुण है जो अन्य तारे में, अन्य ग्रहों में यानी उपग्रह में नहीं है। सूर्य में ऐसा क्या कारण है उसका ईंधन कभी नहीं खत्म होता, वो इतना चमकदार होते हुए भी हमेशा 12 यानी 24 घंटे इतना ईंधन निकालता रहता है, फिर भी इसमें ईंधन की कमी नहीं होती। यानी सूर्य के ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आज जानेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत।
सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर एग्जाम में कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके पूछता रहता है और एक सस्पेंशन का विषय रहता है कि आखिर सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में कौन से मत सही हैं। जैसा कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना मतभेद दिया है। कुछ बताते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति तो स्वयं अपने पिंडों के रूप में हुआ था, यानी विशाल पिंड के भड़कने यानी विस्फोट होने के कारण सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। तो कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि ये सूर्य के परिक्रमण के कारण उससे टूटकर अलग हुए, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर सौरमंडल की उत्पत्ति तो हुई कैसे। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि ये सौरमंडल क्या होते हैं। तो ये सौरमंडल होते हैं सूर्य तथा उसके आसपास उपस्थित सभी पिंड, यानी सूर्य तथा उसके आसपास उपस्थित सभी पिंडों के संग्रह यानी समूह को हम बोलेंगे सौरमंडल। जैसे कि ये उसके आसपास के पिंड जो हो जाएंगे, इन पिंडों में आ जाएगा हमारा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और पुच्छल तारे। ऐसे भी कई आकाशीय पिंड है, जैसे उल्का पिंड और ये धूमकेतु, ऐसे कई प्रकार के आकाशीय पिंड हमको सूर्य के आसपास दिखाई देते हैं। तो हम सीधा बोल सकते हैं सूर्य तथा उसके आसपास की उपस्थित जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड यानी उसके आसपास की वस्तुएं होती हैं, उनको हम बोलते हैं सौरमंडल, यानी उसके एक विशाल समूह को बोलते हैं सौरमंडल। तो इसके हमें पता चल गया कि सौरमंडल क्या होता है, यानी सूर्य तथा उसके आसपास उपस्थित सभी पिंडों के समूह यानी संग्रह को हम बोलते हैं सौरमंडल। यानी सौरमंडल में हमारे सौरमंडल के अंतर्गत सभी ग्रह, सभी उपग्रह, सभी क्षुद्र ग्रह, सभी धूमकेतु, सभी पुच्छल तारे आ जाएंगे। तो इन्हीं सब की उत्पत्ति के बारे में, यानी ये इतने अचूक जो ग्रह बने हैं, ये ग्रह अपने एक साथ यानी चक्कर क्यों लगाते हैं और ये हमेशा सूर्य का ही चक्कर क्यों लगाते हैं, इन सभी राज के बारे में आज इस लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये जो उपग्रह होते हैं ये हमेशा क्यों ग्रह का ही चक्कर लगाते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि ये ग्रह उपग्रह का चक्कर लगाएं। ठीक, ये पुच्छल तारे जो होते हैं हमेशा ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ये सीधी मात्रा में क्यों तारों का चक्कर नहीं लगाते। ठीक, इन्हीं सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसको यहाँ से हटाते हैं तो इसको हम जानेंगे कि ये आया कहाँ से। थोड़ा सौरमंडल के बारे में हम जान लेते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि सौरमंडल का सबसे प्रधान होता है, यानी सौरमंडल का प्रधान या फिर मुखिया बोले, सौरमंडल का मुखिया। तो सौरमंडल के मुखिया के रूप में हमेशा सूर्य को ही माना जाता है। सौरमंडल के मुखिया के रूप में सूर्य, सौरमंडल का प्रधान, मुखिया, जन्मदाता या संरक्षक के मामले में हमेशा सूर्य को ही माना जाता है। ऐसा क्यों ग्रहों को नहीं माना गया, क्यों उपग्रहों को नहीं माना गया? क्यों हमारी पृथ्वी पर ही, यानी इस 8-9 ग्रहों में हमारी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, फिर भी हमारी पृथ्वी को ये मुखिया यानी सौरमंडल का प्रधान यानी सौरमंडल का मुखिया न मान के सूर्य को ही सौरमंडल का मुखिया क्यों माना गया? ये प्रश्न अचूक खड़ा होता है कि हमारे सौरमंडल में
इन 8-9 ग्रहों को छोड़कर इस तारे को ही यानी सूर्य को ही क्यों मुखिया माना गया? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य एक तारा है, जबकि ये सभी 8-9 ग्रह उपग्रह हैं। तो सूर्य के पास स्वयं का अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, यानी सूर्य के पास अपना खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। इसका ईंधन बहुत अत्यधिक तीव्र होता है। इसकी ज्वलनशीलता यानी ताप से, इसी के तापमान से सभी ग्रह उपग्रह जीवित रहते हैं। यानी ये सूर्य अपने ऊष्मा से सभी ग्रह उपग्रह को संचालन करता है, उसी के ईंधन से सभी ग्रह उपग्रह का संचालन होता है और उसी के तापमान के कारण सभी ग्रह उपग्रह पर संतुलन बना रहता है। यानी इसके हमेशा इन तीनों की बात करें तो इन तीनों के माध्यम से सूर्य हमेशा ये जो ग्रह उपग्रह या अन्य आकाशीय पिंड हैं उनका संचालन सूर्य के द्वारा ही किया जा सकता है। इससे क्योंकि ग्रहों में अपना चमक या अपना ऊष्मा यानी प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य के ही प्रकाश से हमेशा चमकते और विभिन्न क्रियाओं को संभव करते हैं। और उपग्रह होते हैं जो इनडायरेक्टली आके सूर्य से ही उनका प्रकाश लेते हैं, यानी पहले वो ग्रह का चक्कर लगाएंगे, ग्रह आके सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो जाके इनको ऊष्मा और प्रकाश यानी जीवन मिलता रहता है। तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से हर आकाशीय पिंड आके सूर्य पर डिपेंड रहते हैं। तो जैसे घर में चलाने वाले यानी घर को चलाने वाले एक फैमिली मेंबर यानी मुखिया के रूप में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को माना जाता है, वही सबके घर के सभी कार्यभार को संभालता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य हमारे सौरमंडल के लिए उपयुक्त होता है, जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित सौरमंडल के सभी ग्रह उपग्रह यानी पिंडों का संचालन करता है। इसलिए इस सौरमंडल का मुखिया या प्रधान बिंदु माना जाता है। अब हम जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऐसा माना जाता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना अपना विचार दिया। तो सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध के लिए कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया, जिसमें 3 तरह के सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। 3 तरह के सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिसमें पहला आ जाता है मोनो स्टार थ्योरी, यानी 3 को पूरा नहीं लिख के हम लिखते हैं मोनो स्टार थ्योरी। दूसरा होता है डुअल स्टार थ्योरी। लास्ट आ जाता है डबल स्टार थ्योरी। यानी इन सब का यदि हिंदी हम जाने तो हिंदी सीधा सीधा होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल यानी एक तारक सिद्धांत, एक तारे का सिद्धांत। पहला पॉइंट यानी पहले प्रकार के सिद्धांत कहा जाता है एक तारों का सिद्धांत। दूसरा हो जाता है डुअल यानी द्वै तारक सिद्धांत, द्वै तारक सिद्धांत। इसमें आ जाते हैं 2 तारे इनडायरेक्टली रूप से मिले होते हैं, लेकिन डबल स्टार थ्योरी में द्वितारक सिद्धांत, इसको बोला जाता है द्वितारक सिद्धांत। यानी इसमें क्या होता है, सूर्य के अतिरिक्त इंडिपेंडेंट रूप से बिखरे 2 अन्य तारे होते हैं, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तो इस सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में 3 सिद्धांत विशेष रूप से प्रचलित हैं, जिसको बोलते हैं मोनो स्टार थ्योरी, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। जो कि इसको देने वाले यानी पहले इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक तारा यानी एक तारे से ही एक तारा से जो मिला हुआ सौरमंडल का निर्माण हुआ है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण एक तारे से ही हुआ है, इसलिए इसको बोला गया एक तारा का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होगा कि द्वैतारक यानी इनडायरेक्टली रूप से किसी न किसी रूप से, चाहे
किसी भी तरीके से जोड़ा जाए तो इसमें इनडायरेक्टली रूप से द्वितारे का सिद्धांत यानी दो तारों से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। दो तारों से सौरमंडल का उत्पत्ति हुआ है, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूप से दो तारे मिले होते हैं। इसमें क्या होता है, कन्फर्म यानी डबल हो जाते हैं, यानी इसमें कन्फर्म दो तारे से इसमें लिख सकते हैं सूर्य से अतिरिक्त, सूर्य के अतिरिक्त। यानी इसका क्या मतलब हो गया, इसमें दो तारे होंगे लेकिन उसमें सूर्य को भी एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी सूर्य के अतिरिक्त एक और तारा, सूर्य एक अन्य तारा, यानी उन दो तारों से मिलकर बना होता है। लेकिन द्वितारक सिद्धांत में क्या होगा, सूर्य के अतिरिक्त यानी सूर्य एक तारा तो पर्सनल रहेगा, उसके साथ साथ दो अन्य तारों का संग्रह होगा, यानी इसमें कुल मिला के तीन तारों का संग्रह होगा। तीन तारे रहेंगे लेकिन इसमें भी यानी सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में दो तारे ही कार्य करते हैं, यानी दो तारों की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनको बोलते हैं द्वैतारक सिद्धांत। इसमें भी भूमिका तो दो ही तारे की, जैसा कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा कि इस द्वितारक सिद्धांत में और इस द्वितारक सिद्धांत में अंतर क्या है। तो ठीक बता दें कि इसमें जो दो तारे काम में आएंगे उन दोनों तारों का यूज होगा, यानी दोनों तारों के हिसाब से कुछ न कुछ भूमिका में जा के उस सौरमंडल की उत्पत्ति होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, यूज होंगे तीन तारे, इसमें तीन तारों का यूज होगा, जिसमें से केवल दो तारों की अहम भूमिका होगी, बस तीसरे तारे को एक प्रदर्शक तारा के रूप में रखा जाता है, यानी उसको एक ग्राहक यानी क्या बोलते हैं मुखिया, यानी उसको एक संग्राहक के रूप में देखा जाता है जो तीसरा तारा माना जाता है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे मोनो स्टार थ्योरी, फिर डुअल स्टार थ्योरी, फिर डबल स्टार थ्योरी, यानी सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, इन सबको हटाते हैं और एक नया स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहला सिद्धांत है मोनो स्टार थ्योरी, यानी इसको हिंदी में बोलें तो एकल तारा का सिद्धांत, एकल तारा का सिद्धांत, यानी एक ये ऐसा सिद्धांत है जिसमें सिंगल टू सिंगल एक तारे का यूज हुआ है, यानी एक तारे की सहायता से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो इस सिद्धांत को प्रचलन करने वाले, इस सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों से बताया है कि इस एकल तारे से यानी सिंगल तारे से सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। इस एकल तारे के सिद्धांत को दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार रखा है, जिनका नाम होता है कांट, यानी इमैनुअल, इनका पूरा नाम है इमैनुअल कांट, लेकिन इनको शॉर्ट नाम में रखते हैं कांट। यानी एकल तारा के सिद्धांत को देने वाले प्रथम व्यक्ति कांट, दूसरे होते हैं लाप्लास, यानी दूसरे भूगोलवेत्ता जो होते हैं उनका नाम होता है लाप्लास। तो एकल तारे के सिद्धांत को वरीयता देने वाले एकल सिद्धांत के बारे में बताने वाले प्रथम व्यक्ति इमैनुअल कांट, दूसरे लाप्लास होते हैं। बस इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं होता है। पहले हम जानते हैं कि कांट के बारे में, दूसरा हम जानेंगे लाप्लास के बारे में। जैसा कि दोनों को एक साथ यानी सिमिलर चेक करेंगे, सिमिलर पढ़ेंगे तो इनको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। पहले जानते हैं कांट, इसके बाद लाप्लास, सीधे सीधे दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कांट महोदय थे तो उन्होंने बताया कि सूर्य एक विशाल तारा है जो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए वो
घूर्णन करता है, घूर्णन जैसे ये क्रिया हो गई घूर्णन, लेकिन इसके यानी देख लीजिए ये क्रिया हो गई अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन, लेकिन किसी चीज़ के चारों ओर परितः घूमना हो गया परिक्रमण। तो सूर्य क्या होता है, ब्रह्मांड अपने अक्ष पर घूमते हुए पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। उसी के आधार पे कांट जी ने बताया कि जब यानी सूर्य घूर्णन की क्रिया करता है, सूर्य में जब घूर्णन की क्रिया होती है, जैसे दिवाली का एक भौंरा आता है, उस भौंरे वाले यानी एक पटाखा होता है जो भौंरे की टाइप का होता है, आप देखते हैं उसमें से जब ये भौंरा राउंड फिगर ये पूरा राउंड मारता यानी अपने राउंड में गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है। तो एक चीज़ इसमें गौर करेंगे कि उनका जो बाहरी वाला पोर्शन होता है वहाँ से उसके छोटे छोटे टुकड़े बाहर छिटकते रहते हैं, यानी उस भौरे के छोटे छोटे टुकड़े घूर्णन के कारण आगे की दिशा में छिटकते रहते हैं। ठीक उसी सिद्धांत को यदि हम माने, इस भौरे के सिद्धांत को माने, तो उसी को ही कांट ने अपने भाषा में बोल दिया है कि जब सूर्य अपने स्थिति में घूर्णन की दिशा में गति करता है यानी अपने अक्ष पर घूर्णन करता हुआ होता है, तो सूर्य के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं यानी सूर्य के बाहरी परत उखड़ के बाहर निकल जाते हैं, जिनके कई टुकड़े निकलने के कारण वही टुकड़े आपस में ठंडा होके एक विशाल पिंड का रूप ले लेते हैं। ये विशाल पिंड अंत में ठंडा हो जाते हैं, जिनको कांट ने बताया कि यहीं से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो कांट के अनुसार हम क्या बता सकते हैं कि कांट के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति, कांट ने बताया कि जब सूर्य अपने तीव्र घूर्णन से, अपने तीव्र घूर्णन की गति से ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, तो सूर्य के घूर्णन के तीव्र गति होने के कारण सूर्य के बाहरी परत निकलकर सूर्य से दूर हो जाता है। जिस बाहरी परत के दूर होने के टुकड़े को विशाल खंड के रूप में दिखाई देता है। यही टुकड़े ठंडा होकर ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह के रूप में हो जाते हैं। यही टुकड़े ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह के टुकड़े के रूप में आ जाते हैं। तो जब यही सूर्य से अलग हुए विभिन्न प्रकार के टुकड़े विशाल पिंड यानी विशाल खंड के रूप में, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह के रूप में, जो विशाल पिंड होता है उनका नाम दे दिया ग्रह, जो उससे छोटे होते हैं उपग्रह, और जो छोटे छोटे एकदम छोटे खंड के रूप में होते थे उनको क्षुद्र ग्रह का नाम दे दिया गया। ठीक उसी समय एक वैज्ञानिक लाप्लास हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि सूर्य उन्होंने यही बताया कि सूर्य से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। यानी लाप्लास महोदय ने क्या बताया कि सूर्य जब अपने चारों ओर खूब तीव्र गति से घूर्णन करता है तो इसका बाहरी परत ठंडा हो जाता है। यानी ये बाहरी परत होता है, मान लीजिए ये पूरा ठंडा हो जाता है। जब इसका बाहरी परत पूरा ठंडा हो जाता है, जैसे एक आलू के छिलकों को यदि खूब हीट कर दिया जाए, हीट करने के बाद अचानक उसको ठंडा कर दिया जाए तो इसका बाहरी पपड़ी यानी बाहरी परत आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक लाप्लास ने उसी प्रकार बताया कि जब सूर्य अपने तीव्र गति से घूर्णन करता है तो इसका बाहरी परत एक साथ बाहर आ जाते हैं, यानी इसके बाहरी परत टूटकर बाहर निकल जाते हैं। यही परत बाद में खंडित होकर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और छोटे छोटे पिंडों के रूप में हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं सौरमंडल के पिंड। यानी सौरमंडल की सीधी भाषा में समझे तो इनको बोलते हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर अन्य तारे के रूप में, यानी अन्य पिंड के रूप में देखते हैं। तो आपके मन में एक स्पष्ट विचार खड़ा है, क्वेश्चन खड़ा होगा, प्रश्न खड़ा होगा कि आखिर इन दोनों के सिद्धांत में अंतर क्या है, यानी कांट के सिद्धांत में और लाप्लास के सिद्धांत में क्या अंतर है। तो सीधी सीधी बात बता दें
तो कि कांट महोदय जो बताए थे, उन्होंने बताया कि सूर्य के घूर्णन के कारण उसके विभिन्न टुकड़े बारी बारी से निकलते आते हैं, तो वही टुकड़े ठंडा होकर बाद में ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह का रूप ले लेते हैं। ठीक वही बात लाप्लास महोदय जी ने बताया कि जब सूर्य अपने घूर्णन गति के कारण उसके बाहरी परत ठंडे हो जाते हैं, तो वही बाहरी परत ठंडा होकर एक साथ यहाँ क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में निकलते थे, लेकिन यहाँ एक साथ चक्का के रूप में निकल जाते हैं, जो यही गर्म होने के कारण विभिन्न टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूटने के बाद विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह का निर्माण करते हैं। ये बात आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ऐसा क्यों, कि जब दोनों लोगों को पता था कि ये हमारे यानी सिद्धांत जो होते हैं दोनों एक ही के जैसे हैं, फिर भी इन्होंने अपने आप को सिद्धांत को गलत या फिर अन्य तरीके से सिद्धांत को सही करने का प्रयास नहीं किया। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं ये अपने सिद्धांत में अपने देश में रहा करते थे, यानी ये अपने जैसे ये अलग देश के निवासी होते थे और ये कांट महोदय एक अन्य अलग देश के निवासी होते थे। पहले के ज़माने में क्या होता था, आजकल लोग तुरंत यूट्यूब, मीडिया, अन्य प्लेटफार्म पर डाल के इसको बता देते हैं, जबकि पहले ज़माने में हुआ करता था कि अपने समय में अलग देश में सोच रहे थे और ये लाप्लास महोदय अलग देश में इस चीज़ का निर्माण कर रहे थे। तो दोनों के स्थान अलग अलग होने के कारण दोनों में बातचीत या कंजक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण ये दोनों अपने अपने सिद्धांत को रखें। लेकिन ये आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये दोनों ही सिद्धांत बाद में गलत ठहरा दिए गए। गलत ठहराने का सीधा सा रीज़न था कि जैसे एक आम के टुकड़े से यदि हम आम का एक टुकड़ा अलग करें तो भले ही 4 साल बाद देखेंगे, लेकिन इस आम का टुकड़ा कुछ न कुछ उसके गुण आके आम के बड़े वाले फली से मैच करेंगे, यानी इसके कुछ न कुछ गुण आके इस आम से मैच करेंगे। लेकिन ये देखा गया कि इन ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य आकाशीय पिंड जो थे उनका कोई भी गुण आके सूर्य से मैच नहीं कर रहा था। जैसा कि ये भी बताया गया कि ये जो सूर्य होते थे, यानी जब सूर्य से अलग हुआ तो ये इतने जल्दी ठंडे क्यों हो गए, तो इनके कोई गुण मैच नहीं करने के कारण इनको गलत ठहरा दिया गया। यानी ये जब कांट और लाप्लास के दोनों के ही सिद्धांत को गुण यानी सूर्य के गुण उनके विभिन्न आकाशीय पिंडों से मैच न करने के कारण इसको गलत ठहरा दिया गया। जब इनको गलत ठहरा दिया गया तो ऐसा माना जाता है कि जो गलत ठहराया उसको सिद्ध करके दिखाओ कि यानी होता क्या है। तो इनको गलत ठहराने के पश्चात एक अगला सिद्धांत आया जिसको हम लोग पढ़ते हैं डबल स्टार थ्योरी के बाद ड्यूअल स्टार थ्योरी, यानी द्वैतारक सिद्धांत। तो इसके बाद हम लोग अध्ययन करते हैं द्वैतारक सिद्धांत के बारे में। तो अगला सिद्धांत हमको मिलता है द्वैतारक सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी। इसको बोलते हैं द्वैतारक सिद्धांत। यानी मोनो स्टार थ्योरी में क्या हुआ था कि केवल एक तारा यानी सूर्य के विघटन से ही, सूर्य के खंडन से ही जाके सौरमंडल का निर्माण हुआ था। लेकिन इसमें बताया जाता है कि सूर्य के अतिरिक्त एक और अन्य तारा था, यानी सूर्य तो था ही, ये जो सूर्य महोदय थे ये तो थे ही, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त एक और अन्य तारा था। यानी इन दोनों के सहयोग से बीच में जाके सूर्य से ये टुकड़े अलग हुए जिनको हम आज ग्रह उपग्रह के मान से जानते हैं। तो इसको द्वितारक का सिद्धांत इसीलिए बताया गया क्योंकि इसमें यानी युक्त होने वाले, कार्य करने वाले 2 तारे सम्मिलित थे। तो हम जानेंगे द्वितारक सिद्धांत
किसने दिया और द्वितारक सिद्धांत में क्या हुआ था। तो जैसा कि मोनो स्टार थ्योरी में देने वाले दो लोग कांट और लाप्लास थे, ठीक उसी प्रकार डुअल स्टार थ्योरी को भी दो लोगों ने प्रतिपादित किया। पहले व्यक्ति थे जीन्स चेम्बरलिन, पहले व्यक्ति थे चेम्बरलिन, दूसरे थे जीन्स। यानी ये पहले व्यक्ति को हम बताएं तो इनका नाम था चेम्बरलिन और जीन्स। सीधा सीधा बताया जाए कि चेम्बरलिन और जीन्स दोनों एक समकालीन, जैसे कांट और लाप्लास एक समकालीन थे, लेकिन वो दो देशों में होने के कारण उनको पता नहीं चला कि हमारे दोनों का सिद्धांत एक ही है, इसलिए उन्होंने अपने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। ठीक उसी प्रकार जीन्स और चेम्बरलिन ये भी दोनों एक दूसरे के बहुत दूर दूर के देशों के निवासी थे, लेकिन ये अपने टाइम पे समकालीन थे, ये अपने टाइम पे एक तरीके से सोचे, ठीक उसी प्रकार से चेम्बरलिन भी अपने तरीके से सोचे। तो इन दोनों की कोई गलती नहीं है, बस उस टाइम तार बेतार यानी उनके कनेक्शन को न होने के कारण इन्होंने अपने टाइम पर वही चीज़ एक साथ बताया, फिर इन्होंने अपने उसी चीज़ को प्रतिपादित किया। तो ये जानते हैं कि चेम्बरलिन ने क्या बताया। तो चेम्बरलिन बताए कि ब्रह्मांड में सूर्य तो स्वयं है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सूर्य पृथ्वी सूर्य से अलग हुआ है। तो चेम्बरलिन ने बताया सूर्य तो था ही, सूर्य के अतिरिक्त एक विशाल पिंड का तारा था, यानी सूर्य के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर घूमने वाला एक विशाल पिंड, विशाल तारा था, जो सूर्य के अतिरिक्त कई गुना बड़ा था। यानी सूर्य के अतिरिक्त इसका विशाल पिंड यानी इसका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण सूर्य के अतिरिक्त कई गुना बड़ा, कई गुना ज़्यादा था, जिसके कारण जब ये पिंड सूर्य के नज़दीक से चक्कर लगाता था, यानी सूर्य के नज़दीक से जाया करता था, तो सूर्य इसका गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण सूर्य के बाहरी परत को यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, जिसके कारण सूर्य का बाहरी परत निकल कर यहाँ आके बीच में रुक जाया करता था। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य का यानी विशाल पिंड के कारण सूर्य से निकले हुए आकर्षण क्या होते थे, ये टुकड़े होते थे, ना तो सूर्य में ही जा पाते थे ना ही विशाल तारे में, क्योंकि सूर्य अब विशाल पिंड अपने तरफ से आकर्षण शक्ति लगाता था और सूर्य अपनी तरफ से, जिसके कारण मध्य आकर्षण बल खिंचाव के कारण ये आके बीच में ही रुक गए, जिनसे यही ग्रहों पर यही सौरमंडल का निर्माण किए। यानी जीन्स ने बताया कि सूर्य के अतिरिक्त और अन्य विशाल तारा था, जो सूर्य के चारों आसपास घूर्णन यानी भ्रमण के दौरान सूर्य के बाहरी परत को खींच के अलग कर दिया, जो वही लास्ट में आके ग्रह उपग्रह यानी सौरमंडल का निर्माण किए। ठीक इसी बात को चेम्बरलिन ने अपनी भाषा में बताया कि एक सूर्य तो थे ही, इसके साथ साथ एक विशाल तारा थे, यानी सूर्य के साथ साथ एक अन्य विशाल तारा था। तो जीन्स ने बताया कि सूर्य एक अन्य तारे के संपर्क में रहता था। ये तारा जब इसके आसपास से घूमता था तो ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर है तो अपना पावर दिखाएगा। तो ये विशाल तारा क्या करता था कि सूर्य के बाहरी परत को खींच लिया करता था, जिससे सूर्य का बाहरी परत खिंचाव के बल के कारण निकल जाता था। लेकिन ये विशाल पिंड अपने अनियमित गति के कारण घूमता था। जब ये पिंड नज़दीक से आके खींचता था, जैसे यदि हम किसी ऐसे चीज़ को अपनी तरफ खींचे कि नज़दीक से जाके खींचेंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, यानी ज़्यादा बल लगने के कारण हम ज़्यादा चीज़ को निकाल पाएंगे, और दूर से खींचने का प्रयास करेंगे तो हमारे हाथ में कम चीज़ें आएंगी। ठीक उसी प्रकार जीन्स ने बताया कि जब सूर्य के चारों ओर विशाल पिंड
चक्कर लगा रहा था तो वह जब दूर से खींचा करता था, यानी जो दूर से उसकी आकर्षण शक्ति लगती थी तो छोटे पिंडों को अलग किया, लेकिन यही जब आके नज़दीक से खींचा तो और बड़े पिंड का निर्माण हुआ। फिर जब नज़दीक से खींचा तो छोटे, लेकिन ऐसे अपने आधार पे जब ये विशाल तारा सूर्य से नज़दीक से आके खींचा तो छोटे पिंड निकले, जैसे चंद्रमा, ये क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। लेकिन यही तारे जब और नज़दीक से आके खींचे तो जाके विशाल तारे का निर्माण हुआ, जैसे विशाल ग्रह बृहस्पति और ये 9 ग्रह। तो इन्होंने बताया कि चैम्बरलिन ने बताया कि विशाल तारे से खींच लिया गया था नॉर्मली, लेकिन जीन्स ने बताया कि जैसे जीन्स को खींच लिया जाता है कि एक सूत निकलता है, लेकिन जब जोर से खींचा जाता है तो ज़्यादा निकले। तो वही जीन्स ने बताया कि जब उसको सूर्य के बाहरी परत को नज़दीक से खींचा गया तो ज़्यादा बड़े आकाशीय पिंड निकले, लेकिन जब उसको दूर से खींचा गया तो बहुत ही छोटे आकाशीय पिंड निकले, जिससे छोटे बड़े आकाशीय पिंड अपने अपने आकार में व्यवस्थित हो गए। इन्हीं में छोटे पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह नाम दे दिए और विशाल पिंडों को ग्रहों का नाम दे दिए। ठीक इसी प्रकार अब हम जानते हैं कि डबल स्टार थ्योरी क्या होता है। ये भी प्रश्न आज खड़ा हो जाता है कि क्या ये दोनों सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हुआ या नहीं। तो ये दोनों सिद्धांत भी आपस में जाके ठहरा दिया गया था, क्योंकि जैसे उनके गुण नहीं मैच कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार जब ये सूर्य से ही अलग हुए पिंड हैं तो इनके गुण भी सूर्य से मैच करना चाहिए। लेकिन क्या होता था कि इनके गुण मैच नहीं करते थे, जैसे सूर्य के गुण इन आकाशीय पिंडों से मैच नहीं करते थे, तो इनके गुण आपस में मैच न करने के कारण इनको भी गलत ठहरा दिया गया। तो इन्हीं सिद्धांतों को गलत ठहराव के कारण अंत में हमारा आया डबल स्टार थ्योरी। तो डबल स्टार थ्योरी को हम आज समझते हैं। तो लास्ट वाला आ जाएगा डबल स्टार थ्योरी। हाँ, तो हम समझते हैं डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी होता है द्वितारक सिद्धांत। द्वितारक सिद्धांत। इसके पहले वाले में देखे हमने, उसमें भी 2 तारे थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी 2 तारे होंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, ये इसमें सूर्य को कंज्यूम नहीं किया जाता है, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे रहेंगे, यानी सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे, सूर्य के अतिरिक्त दो तारे, यानी इसमें सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे होंगे। यदि सूर्य को काउंट करें तो सूर्य को लेके 3 तारों का सम्मिलित रूप होगा। इसको देने वाले जो व्यक्ति थे, आप समझेंगे कि सभी के 2-2 हुए तो इसके भी 2 वैज्ञानिक होंगे, तो ऐसा नहीं है। इनके सिद्धांत देने वाले एक वैज्ञानिक जिनका नाम है लिलिटन। कई जगह हमको इनको देखने को मिलता है लिलिटन, लेकिन इनका सही देखें तो इनका नाम था लिलिटन। यानी लिलिटन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि सौरमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने सही दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि सूर्य तो ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहा था, यानी उन्होंने बताया कि इस ब्रह्मांड में जो थे वो सूर्य अपने स्थान पे तो जैसा भी क्रिया कर रहा था, सूर्य तो था ही, लेकिन सूर्य के अतिरिक्त 2 विशाल पिंड और भी थे। इसको मान लिया जाए सूर्य, तो ये हो जाएगा फर्स्ट विशाल तारा, ये हो जाएगा सेकंड, यानी इस सूर्य के अतिरिक्त 2 अन्य विशाल पिंड थे।
तो इसमें क्या हुआ, सूर्य जहाँ था वो अपनी स्थिति में कार्य कर रहा था, सूर्य का इसमें कोई दोष नहीं था। लेकिन क्या हुआ, एक विशाल तारे में, जैसे हमने बताया था तारों में विस्फोट होता है तो अभिनव तारा बनता है, अभिनव तारे से एक तरफ बन रहा था यानी श्वेत वामन, और इधर अभिनव तारा, अभिनव तारे से ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर बनते थे। वही न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर अंत में जाके ब्लैक होल का निर्माण करते थे। वही ब्लैक होल इतना घना होता था जिसमें प्रकाश को भी गुजारा नहीं जाता था। ठीक उसी प्रकार इस विशाल तारे में विस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल तारे में महाविस्फोट हुआ। इस विशाल तारे में जब विस्फोट हुआ तो इसका जो ब्लैक होल बना, ब्लैक होल यानी इस विशाल तारे से बना हुआ ब्लैक होल इस दिशा में घूर्णन करने लगा। यानी घूर्णन के दौरान इसके विभिन्न टुकड़े हुए जो घूर्णन के दौरान अपनी दिशा में चक्कर लगाने लगे। लेकिन इसका जो ब्लैक होल निकला यानी इसके बाहरी परत तो टूट के विभिन्न टुकड़े जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह के रूप में हो गए। लेकिन इसका सेंटर वाला भाग यानी सबसे इतना घना होता है जिसमें प्रकाश को भी नहीं जाया जा सकता, उसका ब्लैक होल जो बना वो ब्लैक होल इस विशाल तारे से टकरा गया, जिसके कारण इस तारे को नष्ट कर दिया और अपना ब्लैक होल समाप्त हो गया। यानी इसका ब्लैक होल जाके इसको भी समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ कि इसके जो टुकड़े थे इनसे निर्माण हो गए ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड। यानी इस विशाल तारे के में आधे टुकड़े से ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंड का निर्माण हुआ। लेकिन इसका जो ब्लैक होल बना उस ब्लैक होल से जाकर दूसरे विशाल तारे का सत्यानाश हो गया, यानी इसमें विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के कारण ये भी तारा समाप्त हो गया, ये भी तारे समाप्त हो गए। जैसे बोलते हैं कि यदि अदालत में जाते हैं, अदालत बोले तो न्यायालय में, अदालत में जाते हैं तो जो चोर यानी डाकू टाइप का व्यक्ति होता है उसका जो गुनाह होता है वो वकील को तो मारता है, साथ ही साथ जज को भी गायब कर देता है। तो जैसा होता था कि उसमें क्या होता था कि सूर्य की क्वालिटी ग्रहों से मिलाते थे, लेकिन इसकी क्वालिटी भी ऐसे मिलाई जानी चाहिए कि जिससे इसको भी सिद्ध किया जाए कि क्या इसके टुकड़े हैं या नहीं। तो इसको टुकड़े दिखाने के लिए हमको इसके के कुछ प्रमाण साथ साथ इस विशाल तारे यानी जिससे टूट कर अलग हुआ इसका भी विशाल प्रमाण मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जब ये तारे खुद समाप्त हो गए तो इसको टुकड़े कहाँ से इसके गुण को मैच कराया जाए, यानी इसके गुण को कैसे मैच कराया जाए कि इसका मैच इससे हो। तो इसका उपलब्धि यानी इसकी स्थिति नहीं था, इसलिए इस टुकड़े को ही मान लिया गया कि हाँ इसी विशाल तारे का ही टुकड़ा होगा। जैसे होते हैं कि यदि गवाह को नष्ट कर दिया जाए तो स्वयं ही अदालत में अपने आप को आज़ाद पा जाते हैं, यानी उसकी गवाही सीधी मान ली जाती है कि हाँ अदालत में ही उसका पेश सॉल्व हो गया। तो ठीक उसी प्रकार यदि सबूत को ही मिटा दिए यानी मैच कराने वाले सबूत को ही मिटा दिए तो इसको अंत में जाके सही मानना पड़ा। तो आज भी इसी सिद्धांत को ही हम लोग मान के फॉलो करते हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक विशाल तारे से हुआ, जिसके विशाल तारे का ब्लैक होल जाके दूसरे विशाल तारे को समाप्त कर दिया, और यही तारे टुकड़े जो जाके आज सूर्य के चारों तरफ उपस्थित होते हैं। ठीक इसी के साथ साथ ये समझ में आता है, जैसे हमको पता चलता है कि कुछ तारे होते हैं जो सीधी दिशा में होते हैं, लेकिन कुछ तारे होते हैं जो उसकी उल्टी दिशा में गति करते हैं। तो ऐसा क्यों हो गया कि जो ये तारे थे वो एक दिशा में चक्कर लगाने लगे, ठीक जो अन्य कुछ तारे थे वो उल्टी दिशा में चक्कर लगाने लगे। तो जैसा कि इस विशाल पिंड में यानी सूर्य तो था ही, इस विशाल पिंड में विस्फोट होने के कारण कुछ टुकड़े इसके इस साइड में टूटकर जाने लगे, यानी कुछ टुकड़े उस साइड में टूट गए, ठीक कुछ टुकड़े इसके इस साइड में टूट के आ गए।
तो आकर्षण शक्ति के कारण ये टुकड़े इस साइड में खींच के इस तरफ चक्कर लगाने लगे, और ये टुकड़े जो आपस में इधर निकले थे वो इस टुकड़े के कारण इस साइड में चक्कर लगाने लगे। यानी कुछ टुकड़े इधर से विपरीत चक्कर लगाने लगे और कुछ टुकड़े इधर से विपरीत चक्कर लगाने लगे। यानी इसमें से उसके टकराव विस्फोट दिशा के कारण ये कई टुकड़े यानी कई ग्रह उपग्रह एक दूसरे के विपरीत चक्कर लगाने लगे। साथ साथ ये समझ में आता है जैसे शनि ग्रह के पास कई छल्ले नज़र आते हैं और बृहस्पति के पास भी ऐसे कई उपग्रह समझ में नज़र में आते हैं। तो आपको ये पता होगा कि सूर्य की सबसे दूर का ग्रह शनि होता है, यानी सबसे दूर का ग्रह वरुण अरुण तो होता है, साथ साथ ही इधर से कंपेयर करें तो इधर शनि दूर में आता है। तो जो इधर से सबसे दूर में गया यानी सबसे पहले सूर्य के नज़दीक में यानी सूर्य को देखा, उन्होंने इस टुकड़े के छल्लों को यानी छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जैसे क्या होता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध यानी उसके बाद शुक्र, यानी इधर लास्ट में आएंगे तो शनि हमको मिलेगा। ये शनि इस टुकड़े को जितनी जल्दी आकर्षित कर लिया उतना ही अपने आप के पास छल्ले यानी टुकड़ों का छल्ला बना लिया, इसलिए इसके पास अधिक से अधिक छल्ले हो गए। और ये सब ग्रह जो थे इनके पास उपग्रहों की संख्या बहुत कम मिल गई। तो हमको इस प्रकार से प्राप्त हुआ कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई। आज जो ब्रह्मांड में चल रहा है तो हम आज इसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि हमारे सौरमंडल में जो सूर्य यानी अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई है वो लिलिटन के इसी सिद्धांत यानी डबल स्टार थ्योरी के सिद्धांत पर ही माना जाता है, जिसमें से सूर्य के अतिरिक्त दो अन्य तारे थे। इसमें से एक विशाल तारे में विस्फोट हुआ, इसका ब्लैक होल दूसरे तारे को ही समाप्त कर दिया, और इस विशाल तारे से बने टुकड़े किसी चीज़ से मैच न करा सकने के कारण इस टुकड़े को ही सही मान लिया गया कि हाँ ये विशाल तारे से भड़क के यानी निकले हुए हैं। इसके टुकड़े अपने विपरीत दिशा में होने के कारण कुछ टुकड़े उसके पूरब से पश्चिम तो कुछ टुकड़े पश्चिम से पूरब की दिशा में चक्कर लगाने लगे। ठीक जो सूर्य से दूरी पर ग्रह थे उनके पास छल्लों की अधिक से अधिक संख्या आ गई, क्योंकि ये विशाल पिंड से टूटने के कारण उसके नज़दीकी जो छल्ले थे उसी के चारों तरफ आकर्षित होके उसके चारों तरफ राउंड यानी चक्कर लगाने लगे। साथ ही आप देखेंगे कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं था, क्योंकि वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिसके कारण इसके उपग्रह को सूर्य ने अपने आप में ही समाहित कर लिया यानी खींच लिया। तो इसी प्रकार हम लोग जाना कि सूर्य के यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तारों के विभिन्न स्वरूपों के बारे में अध्ययन किया था। आज हमने सौरमंडल के उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया। ठीक इसी प्रकार अगले वीडियो में हम मिलते हैं कि सूर्य क्या होता है, सूर्य के विभिन्न स्वरूपों यानी सूर्य में ईंधन इतना कहाँ से आता है, सूर्य में ज्वलनशीलता कहाँ से आती है, सूर्य में युवावस्था यानी उसका तापमान कम क्यों नहीं होता है, सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तमाम कुछ प्रश्न के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ठीक बताएं कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा। जो कुछ भी कमी होती है यानी जो कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।